बहुत धमाका खेज न्यूज है। इलॉन मस्क जो टेस्ला का फाउंडर है, वो सीक्रेटली ईरान के यूएन एम्बेसडर से उनकी ऑफिशियल रेसिडेंसी न्यूयॉर्क में मुलाकात करता है। और ये ट्रंप की ग्रीन लाइट के बगैर तो हो नहीं सकता। मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट में खलबली मच गई है। मार्को रूबियो जो वॉर मॉन्गर हॉक, जो पोटेंशियल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको क्रॉस किया ट्रंप और ग्रीन लाइट दिया। फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फिर नियोकॉन्स, फिर जायनिस्ट सर्कल को क्रॉस करते हुए ये मीटिंग हुई है। ये नेतन्याहू के लिए भी बुरी खबर है। अब आइंदा देखेंगे क्या होता है। अब तक की न्यूज ये है ईरान की तरफ से कि ये मीटिंग पॉजिटिव है और एनकरेजिंग है। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। आंखें उसकी खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। दिन में मिल लेते, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? आप गौर करिए, ट्रंप के अतराफ कौन लोग हैं, किन किन को नामजद करना चाह रहा है? माइक हकबी, मार्को रूबियो, माइक वॉट्स, पूरे हॉक्स है, पूरे जंगजू है। ईरान को तबाह कर दो, वेस्ट बैंक को ले लो। अब उस बीच में एक बिजनेसमैन को प्लान करता है ट्रंप। किसी की परवाह नहीं, किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये एक विम्सिकल आदमी है और इगोइस्टिक आदमी। ये कभी किसी की परवाह नहीं करता है। तो ये मुलाकात हुई और ट्रंप के बगैर ये हो नहीं सकती। उसकी ग्रीन लाइट दी गई और ये मुलाकात यूनाइटेड नेशंस के ईरानियन एम्बेसडर का जो मकान है न्यूयॉर्क में ऑफिशियल, वहां पर मुलाकात हुई। Very fine line that is being walked, but it also suggests, Dan, that Elon Musk could very, very easily tread on the toes of the future Secretary of State Marco Rubio, for example. If Elon Musk can pick up the phone and talk to the Iranians, where does that leave Marco Rubio? Where indeed does it leave Donald Trump? So we have got this, the world's richest man wandering around Mar-a-Lago in the White House, potentially able to subvert or further American policy interests. The suspicion is, of course, that he's not really about America's interests, he is about Elon Musk's interests. And have we seen response or reaction from Capitol Hill to any of this, to all of it, to some of it? It's all a bit chaotic, isn't it? There has been a degree of shock, no doubt, at some of the more unconventional choices. Marco Rubio as Secretary of State, entirely mainstream, predictable, safe choice. In some ways at odds with Trumpism. He's more of a return to the sort of Bush, Romney, McCain era of the Republican Party. Putting forward as Director of National Intelligence former Democratic Congresswoman Tulsi Gabbard, who was accused by Hillary Clinton of being a Russian asset. This is the head of the 17 American intelligence. ये मुलाकात क्यों हुई? इसकी वजह क्या है? कमोबेश अब दुनिया ये मानने पे चली है कि ईरान को इस तरह आसानी से ज़ेर नहीं किया जा सकता, सब्जुकेट नहीं किया जा सकता। आप देखिए, पिछले 6 महीने में, 7 महीने में जितने असैसिनेशन मोसाद करी है, 500 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारी है, नसरल्लाह को मारी है, हानिया को मारी है तेहरान में, फिर सिनवार को मारे हैं। तकरीबन टॉप की लीडरशिप का सफाया हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद कोई घंटा नहीं जाता, कोई दिन नहीं जाता कि जिस वक्त इस्राइल के ऊपर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बरस नहीं रहे हो। और मैं जब ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अभी भी ये अटैक जारी है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब नेतन्याहू के मकान पर भी हमला हुआ है। आप ये क्लिप्स को जरूर देखिए, जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बरस रहे हैं, नेतन्याहू के घर पे हमला हो रहा है। और
ईरान कंट्रोल में नहीं आ रहा। Hezbollah claims to have launched a direct attack on the very core of Israel's defense infrastructure in Tel Aviv. According to Hezbollah, its forces launched missiles and drones at the Kiryat military base. That's a key strategic center for Israel's military operations. Housing Israel's military headquarters, the Defense Ministry, the War Command Center, General Staff, and the Air Force's Critical Command Post, the arms manufacturing complex owned by Israeli weapons industries near Tel Aviv, that reportedly plays a major role in supplying Israeli military. If Hezbollah's claims are true, Hezbollah's target list reflects a deliberate strategy to hit Israel where it hurts most. Flash bombs were fired on Saturday towards Prime Minister Benjamin Netanyahu's home in Caesarea, landing in the garden. Police confirmed no one was hurt, as neither Netanyahu nor his family were present, and no damage was reported. Israeli police said they have arrested 3 people, the Times of Israel reported. Defense Minister Israel Katz called the attack a breach of all red lines, emphasizing that the Prime Minister, already under threats from Iran and its proxies, must not face similar dangers domestically. He urged security and judicial bodies to act swiftly. अब सवाल यह पैदा होता है, ट्रंप ये इनिशिएटिव क्यों लिया? अब ये दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि ईरान को ज़ेर नहीं किया जा सकता। अगर आप गौर करें, 500 हिजबुल्लाह के ऑपरेटर्स को ख़त्म कर दिए, इस्माइल हानिया, सिनवार, नसरल्लाह, बड़े बड़े लोग ख़त्म हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे हैं इसराइल पे, इस वक्त भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोई घंटा ऐसा नहीं जाता ऐसा कि कुछ ना हुआ ही नहीं। और 1982-86 तक इसराइल बैरूत पे ऐसा जाता था जैसा कि कोई पिकनिक पे जा रहे हैं। आज 4-5 किलोमीटर लेबनान में दाखिल नहीं हो सक रहे और सवों की अमवात हो रही है। अब तो उनके रॉकेट्स इनके आर्म्स डिपो पे, हाइफा के पोर्ट के ऊपर, इनके रिसर्च फैसिलिटीज पर धावा बोल रहे हैं और वर्ल्ड मीडिया खामोश है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया। और तो और इसराइल का जो ईरान पे हमला हुआ था वो तकरीबन नाकाम हो गया है, मगर वर्ल्ड मीडिया कुछ और बोल रहा है और वो सरासर झूठ है, सब प्रोपागेंडा है। तो ये ट्रंप रियलाइज कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज कर ली कि ईरान के साथ सिर्फ अब गुफ्तगू हो सकती है। और अगर ईरान के जो अंडरग्राउंड, जो बिल्कुल सिटीज है अंदर, पूरी मशीनरी, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एवरीथिंग इज अंडर द ग्राउंड, अंडर एक पूरे सिटीज आफ्टर सिटीज है, पूरा ईरान फैला हुआ है। ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री ये बात को समझ चुकी है। अगर फिर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को या उसकी पूरी ताकत को खत्म करना है तो कम से कम 2 से 3 मिलियन अमेरिकन फोर्सेस आना पड़ेगा ग्राउंड पे। आना पड़ेगा, उस वक्त तक यह काम नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त आने तक ईरान वो तबाही मचा देगा, पूरे गल्फ के अतराफ के एयरबेसेस से लेके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स,
आप यू नेम इट, एवरी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी विल बी डिस्ट्रॉयड इन मिनट्स। अब जैसे ये मुलाकात का भांडा फूटा तो MSNBC, फॉक्स, कुछ इंडिया के चैनल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ईरान डर गया, ईरान खुद न रुजू हुआ था, ईरान रिक्वेस्ट करा था मीटिंग। बिल्कुल गलत। ये ट्रंप का इनिशिएटिव है और वो इलॉन मस्क को इस्तेमाल करा है। और ट्रंप ये बात को समझ गया कि और कितना लड़ेंगे और कहां का लड़ेंगे। Program, the defense, the key elements of the defense program, they're all well protected. They cannot be destroyed through conventional weapons. So the Israelis don't have that power, but Iran does have the power to destroy Israel. Without a doubt, it does. Iran has hundreds of thousands of missiles and drones, and more than enough can be used against Israel. And the missiles that Iran would be using against the United States if they entered the war, they would be short-range missiles that could, strike everything across the Persian Gulf within minutes, and there would be nothing left. So the Iranians have been preparing themselves not for Israel; they've been preparing themselves for the United States. So I think Trump, he will take note of that when he comes to office, and as he has an opposition at home that hates him. And since he's made many promises to make America great again, and since things in the U.S. economy are going to deteriorate quite fast, even जैसे ये मुलाकात का भांडा फूटा, वर्ल्ड वाइड प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ईरान डर गया, ईरान ये रिक्वेस्ट करा मीटिंग। ईरान रिक्वेस्ट करा तो आप उस रिक्वेस्ट को मान लेते, पहले मान लिए थे? नहीं माने थे, आप नहीं माने थे। आज आप खुद ये इनिशिएटिव लिए, ये ट्रंप का इनिशिएटिव है। हो सकता कोई स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहता हो, वो तो वक्त बताएगा आगे। लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये ईरान का इनिशिएटिव था, ये बिल्कुल गलत है। इसमें अब आप तुलसी गबार्ड का ये इंटरव्यू भी देख लीजिए, जो वो CNN के एंकर पे तमाचा मारी है, जब वो सीरिया के ताल्लुक से बोली कि सीरिया अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसको डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया है। अब ये भी सुनने तैयार नहीं है। बोल्टन आ गया, वॉरमोंगर, वो भी देख लीजिए आप। Director of National Intelligence. If confirmed, that would mean Gabbard would oversee the 18 agencies that make up the entire U.S. intelligence apparatus, including overseeing the CIA. Why this announcement is now sending shockwaves includes Gabbard, seen by many as an apologist for brutal foreign powers, including the leader of Syria, the same leader, that man, who has used chemical weapons on his own citizens. Gabbard even traveled to Syria for what she called at the time a fact-finding mission and met with Syrian President Bashar al-Assad. She later responded to questions about that trip with statements like this. Do you think Assad is our enemy? Assad is not the enemy of the United States because Syria does not pose a direct threat to the United States. The man used chemical weapons on his people. And then there is this from National Security Affairs expert Tom Nichols, writing for The Atlantic in a new piece, the following. She has no qualifications as an intelligence professional, literally none. And her appointment would be a threat to the security of the United States. Joining me right now is John Bolton, the former National Security Advisor under President. और नेटो में खलबली मच गई है, एस्टैब्लिशमेंट इसके खिलाफ है। देखिए, ट्रंप से मुझे कोई खास ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके ये स्टेप्स जो है बहुत डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। कोई शख्स पीस इनिशिएटिव ले, उसके खिलाफ पूरा एस्टैब्लिशमेंट खड़े हो जा रहा है। नेटो से लेके जायनिस्ट, नियोकॉन से लेके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। कोई मिडिल ईस्ट रूलर की तारीफ नहीं हो सकती, कोई मिडिल ईस्ट के कंट्री एक्सेप्ट इजराइल की तारीफ नहीं हो सकती, ईरान की तारीफ नहीं हो सकती, और तारीफ भी नहीं है, तारीफ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, ये भी सुनने के लिए तैयार। MSNBC, फॉक्स और कुछ इंडिया के बेहुदा यूट्यूब चैनल्स हैं जो कंसिस्टेंटली लोगों को झूठ बोल रहे हैं। क्या इसको नियोकॉन्स, जायनिस्ट, नेटो बर्दाश्त कर लेगा? क्या इस प्रोसेस को ये लोग चलने देंगे? क्या ईरान जनरल सुलेमानी की मौत भूल जाएगा?
क्या जीसीसी कंट्रीज इसको आगे बढ़ने देंगे? फिर सऊदी अरब के वॉर ड्रिल्स, फिर पुतिन से कहा जा रहा है कि तुम ईरान पर जोर डालो कि हिजबुल्लाह को हथियार ना प्रोवाइड करो इन एक्सचेंज ऑफ यूक्रेन डील। ईरान तो वो बात सुनने वाला है नहीं। और क्या ईरान को ये प्रपोजल दिया जाएगा कि कुछ एक्सचेंज में तुम ये हाथ ले लो, ये हाथ दे दो? भला एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि इनको यकीन हो गया कि ईरान डंडे से सुनने वाली ताकत नहीं। ईरान वो ताकत बन चुका है जो बातचीत के जरिए से ही अब मसले को हल किया जा सकता है। ये बात तो अब तकरीबन वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट कर चुका है, एक्सेप्ट फ्यू। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अमेरिका ईरान पर हमला करे, हमला बोल दे।